सो हेलो एवरीवन, वन मोर टाइम आप लोगों का स्वागत है। और होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट 8, फंडामेंटल ऑफ काइनोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हमारे यूनिट कंटेंट्स। तो सबसे पहला हमारा यूनिट कंटेंट है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ काइनोलॉजी और बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है। हमारा सेकंड कंटेंट दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स। हमको थर्ड कंटेंट दे रखा है टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट वन हमको दे रखा है एक्सिस और प्लेन, है ना, इसका कंसेप्ट क्या होता है और अप्लीकेशन कैसे करता है ये बॉडी मूवमेंट्स के अंदर। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमको काइनोलॉजी। तो काइनोलॉजी की डेफिनेशन इन लोगों ने ऐसी दी है, काइनोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस एंड लोगोस। काइनेसिस मीन्स मोशन एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। एक और डेफिनेशन दे रखी है, काइनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। तो अब इतना पढ़ने के बाद तो हमको एक ही चीज़ समझ में आ रही है, वो क्या है कि काइनोलॉजी एक स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स की। बहुत ईजी सी डेफिनेशन है इसकी, और यही इसकी डेफिनेशन आपको भी लिखना है कि काइनोलॉजी क्या है। तो काइनोलॉजी एक स्टडी है ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स की। ह्यूमन बॉडी जितने भी मूवमेंट्स करती है वो सब काइनोलॉजी के अंदर आता है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन ऐसी दी है इन लोगों ने, बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्स रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट ऑफ एनी पर्सन। इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फोर्स वर्ड पर जोर दिया गया है, ठीक है, या फोर्स वर्ड को हाईलाइट किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी मूवमेंट कर रहा है अपनी बॉडी से या किसी पार्ट से, है ना, तो उस मूवमेंट पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी स्टडी को बायोमैकेनिक्स कहते हैं। सपोज अगर हम कोई सा बैडमिंटन का शॉट मार रहे हैं या हम स्मैश मार रहे हैं, तो स्मैश मारते वक्त हम हमारी कौन से बॉडी का पार्ट का फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी करने को हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ ही गया होगा। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ काइनोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो आपको इसके अंदर सिंपल से चार इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट्स। अगर हम काइनोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को अच्छे से जानते हैं तो हमको ह्यूमन मूवमेंट के बारे में नॉलेज मिल जाता है। तो आप इसके अंदर एक पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी पता चल चुका होता है। सेकंड दे रखा है इन्होंने नॉलेज अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम काइनोलॉजी और बायोमैकेनिक्स पढ़ लेते हैं तो बायोमैकेनिक्स के अंदर हम फोर्स की स्टडी कर लेते हैं, तो हमको नॉलेज हो जाएगा फोर्स के ऊपर भी कि हमारी बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया है। थर्ड हमको दे रखा है इम्प्रूव टेक्निक्स। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि हमारी इंप्रूव तो होगी सही टेक्निक्स, क्योंकि हमने काइनोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को पढ़ लिया है। हमको पता होगा कि हमको कौन सा फोर्स किस वक्त अप्लाई करना है, तो हमारी टेक्निक्स भी इंप्रूव हो जाएगी। फोर्थ हो जाता है प्रिवेंट इंजरीज। ये आप लोग हर जगह लिख के आ सकते हैं ये पॉइंट। फिजिकल एजुकेशन में प्रिवेंट इंजरीज इसलिए लिख सकते हो क्योंकि आपको अगर इन चीज़ों का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि आप कोई सा भी गलत रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो इससे आपकी इंजरीज से आप प्रिवेंट्स कर जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको देख रहा है प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल ये न्यूटन के 3 लॉ पर डिपेंड है। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड होता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सबको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर कोई चीज़ स्टेबल होती है, मतलब कोई सी भी चीज़ है, अगर वो अपनी एक जगह पर रखी हुई है ना, स्वाभाविक सी बात है, तो वो रखी ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक वो हिलेगी क्या, नहीं हिलेगी। इस पर स्पोर्ट से क्या रिलेट हो रहा है, तो स्पोर्ट से ये रिलेट हो रहा है, सपोज अगर मेरे को दौड़ना है तो मैं अपनी बॉडी को पुश आगे की ओर नहीं करूंगा जब तक मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगा। यही इस पे लॉ लग रहा है, ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल दे रखा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेट करना। स्वाभाविक सी बात है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक होता है फोर्स, दूसरा होता है मास, है ना। अगर कोई चीज, वापिस से अगर मैं बोलूं, कोई सी मेज रखी हुई है या कोई सी टेबल है ना, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं हूं भैया, सपोज मान के चलो मैं हूं 1 किलो का और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और एक और बंदा है वही टेबल पर 10 किलो के फोर्स लगा रहा है, 10 किलो का है और फोर्स लगा रहा है, तो कौन सी जल्दी एक्सेलरेट करेगी, तो 10 किलो वाली जल्दी एक्सेलरेट कर जाएगी, है ना। तो ये काय से डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ पर अब डिपेंड कर रहा है फोर्स से, कौन कितनी तेजी से फोर्स लगा रहा है और कितने केजी का फोर्स लगा रहा है। मैं 1 केजी का लगा रहा था, वो 10 केजी का लगा रहा था, इसलिए जल्दी एक्सेलरेट करेगी। सेकंड होता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनटू द मास।
अब मास से रिलेटेड क्या होता है, कोई भी चीज़ का वजन है ना, सपोज एक टेबल रखी हुई है यहाँ पर, वो टेबल है 5 किलो की और एक टेबल है 10 किलो की, ठीक है। पर मैं अब डिपेंड करता हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ जिसका वेट है 50 kg, है ना। अगर मैं उस 1 किलो वाली टेबल को फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, और फिर सेकंड में सेम एज इट इज मैं ही वापस से जाता हूँ और 10 किलो वाली टेबल को फोर्स लगाता हूँ, तो आप बताओ कौन सी जल्दी एक्सेलरेट करेगी? 1 किलो वाली जल्दी नहीं, 5 किलो वाली जल्दी एक्सेलरेट कर जाएगी ना, क्योंकि मैं तो सेम इंसान था, तो वो 5 किलो वाली जल्दी एक्सेलरेट कर जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है मास पे, क्योंकि टेबल का वजन कितना है वो डिपेंड कर रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनटू द मास हो जाता है। फिर थर्ड लॉ हमको बोलता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। इसका क्या मतलब हुआ एक्शन एंड रिएक्शन का? सपोज एज इट इज, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि एक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम, सपोज आप लोग एक गन शूट कर रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल गन शूट करते हैं, हम राइफल शूटिंग कर रहे हैं, तो हम शूटिंग करते समय जैसे ही गोली निकलती है ना, तो हमारा हाथ पीछे की ओर आता है। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा। सपोज अगर हम दीवार पर पंच कर रहे हैं, तो पंच करेंगे तो दीवार से भी हमको एक एक्सटर्नल फोर्स वापस से आएगा, ठीक है, तो वो होता है एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड, अब फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स में रिलेट करें इस चीज़ को, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हम स्विमिंग करते हैं, है ना, तो स्विमिंग करते समय हम बॉडी को आगे खींचते हैं, किसकी वजह से? हाथ की वजह से। तो हम आगे धकेल रहे हैं पर हम हमारे हाथों को पीछे ले जा रहे हैं पानी में, ठीक है, तो आगे भी ले जा रहे हैं पीछे भी आ रहे हैं, आगे भी ले जा रहे हैं पीछे भी आ रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसके 3 लॉ बताए गए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड होता है लॉ ऑफ एक्सिलरेशन, थर्ड होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट? ओके। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला होता है फ्लेक्शन। अब आप सोचते होगे कि यार ये बॉडी मूवमेंट्स में फ्लेक्शन क्या चीज़ होती होगी, तो आप लोगों को ये डायग्राम से थ्रू मैं समझा दूंगा। पहले ये इसकी डेफिनेशन समझ लो। फ्लेक्शन का मतलब होता है रिड्यूसिंग एंगल बिटवीन टू जॉइंट्स, मतलब कोई सा भी एंगल है, अगर हम आर्म की बात कर ले तो वहाँ रिड्यूस कर लेते हैं एंगल हमारे आर्म का और शोल्डर का, रिड्यूस कर लेंगे तो वहाँ पर फ्लेक्शन की एक्टिविटी होती है। फिर एक्सटेंशन क्या होता है? इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू जॉइंट्स, मतलब वहीं से अगर हम इंक्रीज कर दें, उस चीज़ को वापस से वाइड कर दें, तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नहीं, आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप ये इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन को देखो। फ्लेक्शन में इसने क्या बता रखा है? फ्लेक्शन में इसका हाथ जो है वो है, इसका हाथ कहाँ पे? हिप की ओर है, अपने हिप की ओर रहता है। फिर यहाँ से ये अपवर्ड ऊपर की ओर ले जा रहा है। फ्लेक्शन में देखो एरो से ऊपर की ओर ले जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर ले जा रहा है मतलब ये रिड्यूस कर रहा है एंगल को, है ना, रिड्यूस कर रहा है। वहीं एक्सटेंशन में क्या है? ये ऊपर तक लाया, वापिस से ऊपर से नीचे की ओर ले जाएगा, तो ये एक्सटेंशन हो गया। मतलब जहाँ पर रिड्यूसिंग एंगल बिटवीन टू जॉइंट होगा, मतलब दो जॉइंट के बीच में एंगल रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पर फ्लेक्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन में वापस से क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज कर देता है वापस से टू जॉइंट्स को, तो वो एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट हमको दे रखा है अबडक्शन और अडक्शन। ये दोनों भी सिमिलर चीज़ है, ऐसे ही फ्लेक्शन की तरह, बस अब इसमें है ना लेग्स यूज होते हैं या बॉडी लाइन, इमेजिनरी लाइन यूज होती है। देखो अबडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, है ना, इमेजिनरी लाइन ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये आप आगे जाके एक्सिस पढ़ोगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि इमेजिनरी लाइन कौन सी होती है। एक इमेजिनरी लाइन होती है, बिल्कुल मान लो अपने मतलब ब्रेन से लेके तो नीज तक, है ना, एक इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट खींच लो अपनी बॉडी पे, है ना। वहाँ से अगर हम कोई सी बॉडी पार्ट को अवे कर रहे हैं अपनी, मतलब अलग कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट को, तो वो अबडक्शन में आ जाएगा। और अडक्शन में क्या हो जाएगा? वापस से उसी लाइन पे ला रहे हो तो आप अडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आप अभी एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम डायग्राम के थ्रू वापस से समझ लेते हैं इसको भी, क्या होता है अबडक्शन और अडक्शन। तो देखो ये है इसका डायग्राम। अबडक्शन का क्या है? अबडक्शन में दोनों हाथ पहले हिप की ओर रहते हैं, हिप की ओर से ये ऊपर की ओर शोल्डर तक चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया? अबडक्शन हो गया। अडक्शन क्या हो गया? वही हाथ वापस से नीचे हिप की ओर आ जाते हैं, तो ये अडक्शन हो गया। मतलब इसमें भी क्या हुआ? आप लोगों को समझ में आया कि मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन की एक इमेजिनरी लाइन मार रखी थी उसने, अबडक्शन में ऊपर चले गए वो हाथ, तो वो क्या हो गया? अबडक्शन हो गया। वापस से नीचे आ गए तो अडक्शन हो गया। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट इन विच बोन और होल लिम्ब
पाइवेट रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल लॉन्ग एक्सिस, एग्जाम्पल नेक रोटेशन। भैया जहाँ पे भी मसल इन्वॉल्व होगी या हमारा बोल सकते हैं पाइवेट जॉइंट है ना, या कौन सा जॉइंट रोटेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल नेक वाली मसल जो होती है अपनी गर्दन वाली, अगर इस तरीके को पूरा घुमाया जाए, इसको रोटेट करा जाए तो ये रोटेशन होता है। सर्कमडेक्शन क्या होता है, तो इसने लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मतलब चारों चीज इन्वॉल्व हो जाए तो वो सर्कमडेक्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल सॉकेट जॉइंट लिखा हुआ है। बॉल सॉकेट जॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो आपका शोल्डर जॉइंट और हिंज जॉइंट होते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई चीज रोटेट कर रहे हैं हम बॉल सॉकेट जॉइंट पे, तो वो हो गई सर्कमडेक्शन, और रोटेशन हमेशा नेक मसल पे होता है, तो आप ये चीज याद रखना। और सर्कमडेक्शन हमेशा बॉल सॉकेट जॉइंट पे होता है। इसका भी मैं डायग्राम या इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्कमडेक्शन और रोटेशन होता क्या है। तो देखो यहाँ पर रोटेशन दे रखा है, नेक पे दे रखा है। देखो नेक को इधर राइट से लेफ्ट की ओर घुमाना, लेफ्ट से राइट की ओर घुमाना, ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया। सर्कमडेक्शन देखो कहाँ पे कर रहा है, ये शोल्डर वाली जगह पे कर रहा है, हाथ को घुमाना पूरा ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर, ये क्या हो गया, सर्कमडेक्शन हो गया। क्योंकि सर्कमडेक्शन शोल्डर पे कर रहा है और ये रोटेशन नेक पे कर रहा है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देन नेक्स्ट हमको दे रखा है प्रोनेशन और सुपिनेशन। तो प्रोनेशन क्या होता है, पाम फेस इज बैकवर्ड, मतलब जो हमारा पाम होता है, हाथ जो होती है, हथेली जो होती है, वो नीचे की ओर होगी तो प्रोनेशन हो जाएगा, ऊपर की ओर होगी तो भैया ये सुपिनेशन हो जाएगा, है ना। पाम का जो भी फेस रहेगा अपवर्ड डाउनवर्ड होगा। ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ, इमेज के थ्रू बताता हूँ, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो प्रोनेशन में क्या है, जो ये हथेली है वो नीचे की ओर है ना। और सुपिनेशन में क्या है, अपवर्ड से ऊपर की ओर है, हथेली पाम जो होती है हमारी वो ऊपर की ओर है, प्रोनेशन में नीचे की ओर है। बस ये इतना सा प्रोनेशन और सुपिनेशन होता है, यही इसके अंदर लिखना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ एक्सिस एंड प्लेन, जो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो क्या लिख रखा है, कंसेप्ट क्या है एक्सिस का और प्लेन का। वेन एवर एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन बॉडी, एक्सिस एंड प्लेन ऑलवेज इज देयर, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जब भी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट होता है हमेशा वहां पर एक एक्सिस या प्लेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये सब चीजें आपको मैं डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन क्या होता है। प्लेन इज एन इमेजिनरी सरफेस थ्रू विच मूवमेंट टेक प्लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्लेन एक बॉडी की एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम बनाते हैं, जहाँ से हम मूवमेंट करेंगे तो हम हमारे दिमाग में बना लेंगे हमने यहाँ से एक इमेजिनरी सरफेस मान ली है और यहाँ से हमने मूवमेंट किया, ये होता है प्लेन। देन याद रखना कि टाइप्स ऑफ प्लेन्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेन में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है सेगिडियल प्लेन, फिर होता है फ्रंटल प्लेन, थर्ड होता है ट्रांसवर्स प्लेन। तो सेगिडियल प्लेन में क्या होता है, ये बॉडी को हमेशा राइट से लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। देखो आपको ये लाइन दिख रही होगी, राइट से लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रही है, ये सेगिडियल प्लेन है। ठीक है, फिर सेकंड दे रखा है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या होता है, फ्रंट एंड बैक हाफ में डिवाइड करती है। यहाँ पर क्या दे रखा है फ्रंटल प्लेन में, देखो आप, है ना, फ्रंटल प्लेन में क्या दे रखा है, डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है ना, फ्रंटल प्लेन में। फिर थर्ड दे रखा है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कर देती है बॉडी, है ना। ये देखा ट्रांसवर्स प्लेन, डिवाइड इनटू सुपीरियर एंड इंटीरियर पोजीशन। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये तीन प्रकार के प्लेन बताए गए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमको दे रखा है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है भला, तो एक्सिस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी रोटेट्स। अब देखो जैसे प्लेन एक इमेजिनरी सरफेस होती है, वैसे ही एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना लो अपनी बॉडी के अंदर। ये देखो इसमें आपको डायग्राम में भी दिख रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखी है ना। अगर यहाँ से हम बॉडी को टर्न कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वो एक्सिस कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब है ना बायोमैकेनिक्स की चीज़ें हैं या काइनोलॉजी की चीज़ें। जब हम फोर्स लगाते हैं या बायोमैकेनिक्स में कोई सी चीज़ करते हैं, बॉडी मूव करते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें काम आती है और हमको पता होता है कि हमने कौन सा वाला एक्सिस यूज़ करा या कौन सा वाला प्लेन यूज़ करा। ठीक है, तो अब इसको डिपेंड करते हैं। इसमें भी टाइप्स ऑफ एक्सिस है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो तो अब इसके अंदर भी एक्सिस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेगिटियल एक्सिस, दूसरा होता है फ्रंटल एक्सिस और थर्ड होता है वर्टिकल एक्सिस। तो सेगिटियल एक्सिस क्या होता है, जो कि अब इसमें याद रखना उसके अंदर क्या होता था, राइट से हाफ लेफ्ट हाफ में डिवाइड करते थे अपन प्लेन के अंदर, पर सेगिटियल एक्सिस के अंदर फ्रंट और बैक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर सेगिटियल एक्सिस बन जाता है। ठीक है, और फ्रंटल एक्सिस में क्या होता है, इसमें राइट से लेफ्ट भाग में डिवाइड करेंगे तो फ्रंटल एक्सिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रहा है, बस ये याद रखना है आपको और यही लिख के आना है। और वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, ऊपर से नीचे अगर बॉडी को डिवाइड कर दें अगर हम, है ना, बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर दें, तो वो वर्टिकल एक्सिस हो जाता है, जहां हमने ट्रांसवर्स प्लेन पढ़ा था।
सो होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर देके जाओ कि बायोमैकेनिक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, है ना? बॉडी सिस्टम की स्टडी है, फिजिक्स की स्टडी है, बायोलॉजी की स्टडी है, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट्स, इसकी स्टडी है। सेकंड आप मेरे को ये बता के जाओ, फ्लेक्शन जब भी करेंगे हम, फ्लेक्शन मूवमेंट, तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एंगल ऑफ जॉइंट होगा, इंक्रीजिंग एंगल ऑफ जॉइंट होगा, या गेट्स अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, या गोज टूवर्ड्स द बॉडी लाइन होगा। आपको ये चारों में से एक आंसर करना है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इमेजेस देखो, उसको समझो, ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।